मेरे को आज जाके समझ में आया वो भजन कीर्तन में माइक टेस्टिंग क्यों करता रहता है बार में। राइट से। चल कोई नहीं, अपने क्विक रिकैप करते हैं। होता ना वेब सीरीज के पहले, रिप्ले रिप्ले सॉरी। तो अपने बात कर रहा था कि टुडे इज आईसी का फर्स्ट क्लास फाइन। उनको बहुत अजीब सा लग रहा है रिप्ले करते हो। सो अपने जो आईसी है या सोगा है, ये वो सारा एक्ट है जो अपने डेली लाइफ में हर समय कनेक्ट कर पाएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि अपने कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, मान कि अपने आटा का 5 किलो का पैकेट लिया, वो फटा हुआ निकल गया। दवाई लिया, वो दवाई एक्सपायर्ड हो गया, वैसा कुछ भी। तो उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो मान लो कि वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में होता है और इंडिया फाइनल पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब अपने क्या है कि फाइनल का मैच देखने के लिए वहां पे कोई होटल बुक किया। सड़क पे थोड़ी सोएंगे, अच्छा नहीं लगता है ना। कोई होटल वोटल बुक किया। सो अगर अपने वहां पे होटल बुक करता है, मस्त वाला फाइनल का मैच है, तो अपने 10,000 रुपया रेंट पे किया हूँ। अच्छा, 5 स्टार होटल में अपने गए। तो अब मानो मैच नहीं हुआ, तो क्या तुम होटल वाले से 10,000 रुपया वापस ले सकते हो? नहीं ले सकते। लेकिन अगर होटल वाले से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई देख, हम तेरा होटल में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ मैच देखना है। फाइन। ये ऐसा समझो कि वहाँ पे कोई होटल है, वो वहाँ पे 50 फ्लोर का है। अपना 42 है ना, वैसे लंबा वाला। तो तुमको मैच का टिकट नहीं मिला, तुम सोचा उसी का छत्ता पे बैठ के मैच देख लेंगे। फाइन। तो तुम वो होटल क्यों बुक किया? क्योंकि तुम उसका छत पे बैठ के मैच देखो। अच्छा, होटल वाला भी इसीलिए टिकट सेल किया। होटल वाला बोला कि यार टिकट विकेट तो मिल नहीं रहा है, एक काम करो, टेरेस पे पूरा व्यवस्था है, रात को आओ, खाओ पियो, मस्त करो, मैच देखो। तो तुम अभी होटल क्यों बुक किया? मैच देखने के लिए। मैच नहीं हो। गेटिंग इट? तो डिपेंड करता है ना तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, वहां पे जाके रूम एंजॉय करना या फिर मैच एंजॉय करना। तो मैच था, तो तुम बोलोगे ना हम पैसा नहीं देगा, मैच ही नहीं हुआ। छत पे बैठना तो अपने छत पे बैठ जाता, तुम्हारे यहाँ क्यों आया? राइट। तो ये सारा पे बहुत बहुत सारा केस ऑलरेडी फाइट हो चुका है अलग अलग कोर्ट्स पे, जिसपे थोड़ा बहुत विल डिस्कस, और बहुत सारा प्रोविजन है डेट विल डिस्कस। तो अभी अपने शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, बहुत पुराना है। 1872 मतलब कौन से पार्लियामेंट में पास हुआ था ये? पार्लियामेंट हमेशा इंडियन है, ब्रिटिश नहीं है। फाइन। ये तो तारीख है जो अपने को याद रखना है, ऐसे भी डेट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। राइट। एक है तुम्हारा डेट ऑफ इनेक्टमेंट, एक है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट मतलब क्या हुआ? जब प्रेसिडेंट साइन कर दिया, है ना, वो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है। एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या हुआ? जब वो नोटिफाई हो गया। कहाँ पे नोटिफाई होता है? गैजेट ऑफ इंडिया ना। गैजेट ऑफ इंडिया फील नहीं आता, भारत का राजपत्र बोलने में फील आता है कि कुछ भारी डॉक्यूमेंट है। देर आर 11 चैप्टर्स इन ICA। राइट। 11 चैप्टर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखना चैप्टर है। राइट। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 11। तो ICA में 11 चैप्टर है। अपना बुक में भी होता है ना अलग अलग चैप्टर। तो जो ICA है, राइट, विच इज द एक्ट। खुशी, तुम कुछ भी बोली तो तुम्हारा सीट वहां से यहाँ हो जाएगा। ठीक है। तो तुम धीरे से बोलने का कोशिश भी मत करना। आई जैसे अपना बुक में बहुत सारा चैप्टर्स होता है ना, वैसे ही एक्ट में बहुत सारा चैप्टर होता है। जो एक्ट होता है एक्चुअली में, जो इनएक्ट हुआ है, उसको अपने बोलते हैं बेयर एक्ट। BAREACT, बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट का मतलब क्या हुआ? जो पार्लियामेंट में पास हुआ था। फाइन। अब बेयर एक्ट के ऊपर बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन मतलब, जैसे तुम लोग को याद है क्लास 9 में पोयम होता था, तो वो जो पोयम लिखने वाला है वो तो 100 साल पहले मर गया। और अपने वो क्लास में वो पढ़ाते थे ना, इस पोयम में कवि ये कहना चाहते हैं।
वो कहना वहना कुछ नहीं चाहते, तो टाइम पास करने के लिए लिख के चला गया, लेकिन उसमें इंटरप्रिटेशन होता है। तो वैसी जो बेयर एक्ट है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें इंटरप्रिटेशन बहुत भारी भारी होता है। अच्छा, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक एक प्रोविजन के ऊपर 200 करोड़, 250 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, उससे ज़्यादा अमाउंट का भी केस चलता रहता है। भाई, कोई अगर बड़ा आदमी केस फाइट करेगा तो बड़ा करेगा ना। अभी तुम सोचो कि अभी ना इलॉन मस्क और मार्क लड़ाई करते हैं, तो अपने लोग बचपन में लड़ाई करते थे तो अपने बोलते थे भाई जो हारा उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। वो लोग थोड़ी बोलेगा 100 रुपया देना होगा ना, वो लोग तो बिलियन में बात करेगा, बोलेगा थ्रेड तेरा, राइट, यूटा तेरा, वैसा करके। तो अभी अभी ऐसा है कि देर आर 11 चैप्टर्स, लेकिन जो तुम्हारा, भाई बात नहीं सार तक, जो तुम्हारा एक्ट है वो काफ़ी बल्कि था, राइट। मतलब आईसीए जो है उसमें अपने आप में ही तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? अभी तो आ रहा है यार। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ फाइन, सही है। तो इसमें क्या बोल रहा था मैं, हाँ, काफ़ी बल्कि था, उसमें सोगा भी था और आईपीए भी था। तो वो लोग ने क्या किया कि एक्ट को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। सोगा वाला पार्ट को अलग कर दिया, देन उसके बाद तुम्हारा आईपीए वाला पार्ट को अलग कर दिया, एंड आईसी वाला पार्ट को अलग कर दिया। तो ये देखो, तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 बिलोंग करता था सेल ऑफ गुड्स को, ठीक है। देन चैप्टर 11 बिलोंग करता था पार्टनरशिप को। तो ये दो चैप्टर को एक्ट से हटा दिया और उसका नया एक्ट बना दिया ना। परिवार का बंटवारा नहीं हो जाता, रिलायंस का वो अनिल अलग मुकेश अलग, तो वैसे ही आईसीआई का बंटवारा हो गया, सोगा अलग पार्टनरशिप अलग। बचा क्यों? बचा तुम्हारा चैप्टर 1 to 6, सेक्शन 1 to 75। फिर यहाँ पे चैप्टर 8 9 10, सेक्शन 124 से 238। अभी भी कम थोड़ी है। तो तुम सोचो यहाँ का 75 सेक्शंस और यहाँ का देख लो 114 सेक्शन, इतना बड़ा आईसीआई एक्ट है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अपने को इतना नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ ये पढ़ना है 1 to 75, यही अपने सिलेबस में है। बाकी जो है वो इंटर में पढ़ना है, तो तब का तब टेंशन लेंगे, पहले ये तो करें। तो ये अपना आईसीए का प्रिसाइज सिलेबस है, चैप्टर 1 to 6, सेक्शन 1 to 75। ठीक है, तो चैप्टर हो गया ब्रॉड डिवीजन, और ब्रॉड डिवीजन के अंदर वाला जो डिवीजन है वो हो गया तुम्हारा सेक्शन लेवल की। सेक्शन लेवल के अंदर फर्दर फिर सब सेक्शंस होते हैं, उसके बाद फिर क्लॉज होता है, सब क्लॉज होते हैं। तो देखो, जैसे ये तुम्हारा सेक्शन 5 है, देख रहे हैं, दिस इज सेक्शन 5, राइट। तो अपने इसको रीड कैसे करते हैं? सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ब्रॉडली इसको ऐसा रीड किया जाए। फिर कोई दूसरा सेक्शन पे जाते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा सेक्शन 10। फाइन, बढ़िया। बाद में दिस इज सेक्शन 17। फाइन, अभी ना 17 के अंदर 1 लिखा हुआ है ना। तो अपने इसको रीड करेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, राइट। अब यहाँ पे नीचे में देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, मतलब एक्ट जो है, एक्ट जो लिखा है उसको खुद को लगा है कि हम जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा, तो वो नीचे एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या लिखे हैं। फाइन, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन, कौन सा है? 17, ठीक है ना। वैसे ही एक्ट के अंदर भी इलस्ट्रेशंस हैं। फाइन, फिर एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजो होते हैं। प्रोविजो का मतलब क्या हुआ? जैसे मानो कि, प्रोविजो का मतलब क्या हुआ, तुम लोग के घर में रिस्ट्रिक्शन है कुछ कि रात को 10 के बाद बाहर नहीं जाना, ऐसा कुछ कुछ है? हाँ, जो लोग मंदिर से उठाया हुआ है वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो तो मानो कि रात के 10 वाला रिस्ट्रिक्शन है,
फाइन। अच्छा, किसी के घर में ऐसा भी होता है कि रात को 10-11 बजे सो जाना है, ऐसा कोई है? तेरा है वैसा? ओके। तो ये हो गया, मानो किसी के घर में रिस्ट्रिक्शन है कि रात को 10-11 बजे सो जाना है, फाइन। अब कल अगर एग्जाम है तो उस समय क्या वो काम करेगा रिस्ट्रिक्शन? नहीं। तो अपने क्या बोलेंगे कि जनरली रात को 11 बजे सो जाना है, एक्सेप्ट जब एग्जाम्स हो। तो इसको बोलते हैं प्रोविजो, PROVISO। तो प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शंस, वो भी एक्ट के अंदर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो एक हो गया सेक्शन, फिर हो गया सब सेक्शन, फिर हो गया क्लॉज, फिर हो गया सब क्लॉज, फाइन। फिर एक्सप्लेनेशंस रहता है, प्रोविजो रहता है, इलस्ट्रेशंस रहता है, ये सारा चीज रहता है। अब ये जो मैंने बोला कि जैसे 17(1) है तो इसको रीड करेंगे 17 सब सेक्शन 1, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? जब सेक्शन 2 होता है ना, तो उसको अपने सबसेक्शन रीड नहीं करते। सेक्शन 2 ये रहा, दिखाता हूं मैं, देख रहे हो सेक्शन 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज, राइट। सेक्शन का नाम में ही क्लॉज है। तो सेक्शन 2 के केस में क्या होता है, जैसे 2 लिखा हुआ है फिर ए लिखा हुआ है, नॉर्मली अपने क्या रीड करते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। यहां पे अपने रीड करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज सी, ऐसा करके ना। तो किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है उसमें वो सारे टर्म्स डिफाइन किए हुए रहते हैं जो कि एक्ट में यूज होने वाले। तो सेक्शन 2 को डेफिनेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा था हाउ टू रीड बेयर एक्ट, फाइन। तो अभी तक क्या क्या डिस्कशन था कि अपने किसी भी सेक्शन को कैसे रीड करते हैं? सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फाइन। तो अपने एग्जाम में भी लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसमें और ज़्यादा ज्ञान चिपकाना है तो एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड ऑल अदर एक्ट फॉर द टाइम बीन एप्लीकेबल इन इंडिया। लगेगा ना भारी भारी चीज़ है थोड़ा सा, राइट। अच्छा, मानो तुमको सेक्शन नंबर याद नहीं है, कभी हो ही सकता है याद नहीं है, तो एज पर द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फाइन। कभी कभी एक्ट का नाम याद नहीं रहता जब बहुत सारा एक्ट हो जाता है, तो एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द रेलिवेंट एक्ट फॉर द टाइमिंग एप्लीकेबल इन इंडिया, ठीक है। लेकिन ये लाइन भारी वाला लिख के आएंगे तो सामने वाले को फीलिंग जाना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई वढ़ाई की है, लिखना आता है इसमें, ठीक है। तो ये रहो। तो यार अपने को क्या पढ़ना है? अपने को चैप्टर पढ़ना है 1 to 6 एंड सेक्शन क्या पढ़ना है? 1 to 75। इस बात पे क्लियर है? अपने कोशिश करेंगे सेक्शन नंबर याद रखने का, जैसे जैसे अपने पढ़ाई करते हैं चैप्टर नंबर्स को याद करना सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं करता, राइट। तो सेक्शन नंबर अपने को याद रखना है। और अपने बात के ना बहुत सारा झमेला हुआ आपस में लोगों का, राइट। तो किसके किसके बीच में कब झमेला हुआ, वो जो इंपॉर्टेंट झमेला है वो अपने याद रखेंगे। इसको अपने केस लॉ बोलते हैं। ओके, सो विल कम टू दिस लेटर। तो यही देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 को इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं, कैन सी दिस हियर, देख रहे हैं, है ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच, इसको कैसे रीड करते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज एच। कैसे रेफरेंस देते हैं जो भी अपने बात कर रहे थे? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अपने कभी भी सेक्शन का वर्ड्स को कोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपने अलग से कोट करेंगे वैसा, ठीक है। कभी भी अपने सेक्शन का वर्ड को कर रहे हैं ना, तो वहां पे अपने उसको विद इन कोट रखेंगे कि भाई ये सेक्शन का वर्ड। अगर वैसा नहीं है तो प्रेशर लेने वाला बात नहीं है, ऐसा हमेशा करना है। कभी 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 डेफिनेशन याद करना होता है, कभी कभी, राइट। ऐसा 8-10 केस होगा मैक्सिमम, वहां पे बस अपने को कोट अनकोट करना है, बाकी जगह अपने को अपना लैंग्वेज में काम चलाना है। तो कहाँ कहाँ पे अपने को कोट अनकोट करना है एग्जैक्टली याद करना है, डेट आई विल टेल यू। भाई 3-2 है तो 3-2 को कैसे रीड करेंगे? सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, राइट। 5-4 हो गया तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। और कुछ क्वेश्चन जो अपने कल बात कर रहा था कि डू वी हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट और बुक, अपने बहुत स्पेसिफिकली बात किया था। ऐसा सोचना भी मत, सोचना भी पाप है, अब करने का कोशिश तो दूर का बात है।
एकदम भी दरकार नहीं है। कैन वी राइट आंसर्स इन आवर लैंग्वेज? पक्का लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन मन में आता है कि अपना लैंग्वेज में लिखेंगे तो अपने को पूरा नंबर मिलेगा क्या? हाँ भाई, पूरा नंबर मिलेगा, राइट। तो पूरा नंबर मिलेगा तो आज तक लॉ में किसी का 100 में 100 क्यों नहीं आया? फिर ये वाला क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो। तो देखो, इसका आंसर ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन इज ऑब्जेक्टिव, वन इज सब्जेक्टिव। मैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरी की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? जहाँ पे आंसर एक ही होता है। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? जहाँ पे ओपिनियन देना होता है। फाइन। तो जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर है, वहाँ पे क्या है कि यू कैन स्कोर 100 on 100, क्योंकि वहाँ पे ना जज करने का स्पेस नहीं है। सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है, राइट। लेकिन जहाँ सब्जेक्टिव पेपर है, जहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करना है, जहाँ पे ओपिनियन देना है, राइट, वहाँ पे क्या है कि सामने वाला एसेस करता है कि तुम्हारा जो ओपिनियन है वो सही या गलत है, राइट। और जहाँ भी जजमेंटल इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाता है। तो वहाँ पे सामने वाले को लग सकता है तुम्हारा परफेक्ट है तो 6 on 6 दे देगा। सामने वाले को लगेगा कि नहीं, परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा कम देना चाहिए, तो तुमको 4.5, 5, 5.5 वैसा कुछ दे सकता है। सामने वाले का सुबह ही घर में लड़ाई हुआ हो, आधा नंबर वहाँ पे कम हो जाएगा, राइट। तो ये सारा कहानी होता है। तो इसीलिए क्या है कि वहाँ तुम 100 on 100 एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है लॉ में, तो लॉ का 60 मार्क्स का पेपर है, उसमें तुम 50 डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 60 आ जाए बहुत अच्छा बात है, बट अगर मस्त वाला प्रिपरेशन होगा तो 50 तो डेफिनेटली आ जाएंगे। सेक्शन नंबर अपने को याद करना है, फाइन। तो अभी तक का डिस्कशन में कुछ है, कुछ क्वेरी, एनीथिंग एल्स? कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा। तो अभी अपने मूव करते हैं आईसीए के अंदर, ठीक है। अपने कभी भी कहीं पे भाड़े के घर पे रहने के लिए जाते हैं, रेंट पे रहने के लिए जाते हैं, तो अपने एक टर्म यूज करते हैं, रेंट अग्रीमेंट। सुना है ये कभी? राइट। या अपने कभी भी किसी के साथ बिजनेस करने का सोचते हैं, तो अपने बोलते हैं ना, पहले अग्रीमेंट बना लेना, राइट। तो अग्रीमेंट वर्ड अपने सुने, राइट। लेकिन अग्रीमेंट जो वर्ड है वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। जो एक्चुअली टेक्निकल वर्ड होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं तुमको बोलता हूँ कि चलो आज शाम को पार्टी करते हैं, ठीक है ना? चलो अच्छा है। तो भाई क्यों पार्टी करना है? बस ऐसे ही यार मन कर गया करना है, लेकिन हाँ चलो ठीक है करते हैं। तो मैं तुम लोग सबको बोला कि चलो ठीक है, अपने रात को आईटीसी में मिलते हैं, आईटीसी में अंदर में अपने मिलते हैं, वहीं पे खाना पीना मस्त वाला खाएंगे। तुम लोग आईटीसी पहुंच गया, वहाँ पे मैं गायब, ठीक है। तो वी अग्रीड, हम लोग आपस में अग्री किए थे ना कि रात को आईटीसी में मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, फाइन। अगर मैं वहां पे नहीं गया तो तुम लोग मेरे को गाली दे सकते हो, बददुआ दे सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या तुम मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो? इस बात पे क्लैरिटी है ना? केस फाइल नहीं कर सकते हो। मतलब कि जो भी अग्रीमेंट होता है ना, वहां पे केस फाइल नहीं हो सकता, राइट। जहां पे केस फाइल नहीं हो सकता, उसको अपने बोलते हैं कि लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, राइट। लीगली इन्फोर्सिएबल होने का मतलब क्या है? तुम सामने वाले को बोल सकता है कि आई विल सी यू इन दी कोर्ट। अगर लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, तो अपने सामने वाले को बोलेगा भाई नीचे मिल बात करते हैं, कोर्ट जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, फाइन। सो सिर्फ जो अग्रीमेंट होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। तो कंप्लीट कब होते हैं? जब अग्रीमेंट हो प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी हो। लेकिन एक ये तो हो गया टेक्निकल बात, लेकिन अगर अपने कॉमन मैन्स में वर्ड में बात करें, तो अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मतलब नॉर्मल जो आम भाषा होता है, उसमें लोग जब भी अग्रीमेंट बोलते हैं, तो अग्रीमेंट का बोलने का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं है। तुम लोग क्या लॉ वॉ का पढ़ाई कर लिया मस्त वाला, पीजी में रहते हैं। अब पीजी में अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट में था कि भाई एसी अगर खराब होगा तो पैसा देना होगा। तो तुम क्या किया, एसी को खराब वराब कर दिया वहाँ पे, सामने वाला पैसा मांगा तो बोला नहीं, ये तो देखो अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप केस फाइल नहीं कर सकते। ओके, तो ये अपने को समझना है, व्हाट इज टेक्निकल एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल। नाउ सी, कोई भी जो अग्रीमेंट होता है वो कैसे बनता है? फाइन, अपने को ये समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब वहाँ पे लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आती है। लेकिन कभी भी कोई अग्रीमेंट कैसे बनता है ना? तो अग्रीमेंट ऐसे बनता है कि देयर हैज टू बी सम ऑफर एंड देन एक्सेप्टेंस, ठीक है ना? ऑफर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ?
कि मैं तुमको बोला कि भाई ये ग्लासेस जो है वो 500 रुपये में खरीद लो, तो मैंने ऑफर दिया। अब तुम बोलते हो कि हाँ मैं 500 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा ऑफर था, तुमने एक्सेप्ट किया, अग्रीमेंट बन गया। क्या ये लीगली इन्फोर्सिबल है? क्यों भाई? क्योंकि ये वर्बल है। ओके, वेरी गुड पॉइंट। और प्रूफ नहीं है, व्हाट एल्स? और कोई चीज नहीं? ओके, तो एक बात एकदम गांठ मान लो आज से कि अगर रिटर्न हो तो भी सही है, वर्बल हो तो भी सही है, और बाई गेस्चर हो तो भी सही है। तीनों चीज का सेम वैलिडिटी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब अगर मैं रिटर्न देता हूं और तुम लिखित में हाँ करते हो, वो रिटर्न हो गया। मैंने मुंह से बोला, तुमने हाँ किया, वो क्या हो गया? वर्बल। फाइन। मैंने बोला कि यार ये 500 में लेना है क्या, तुमने सर नोट किया, लेना है, गेस्चर था। तो तीनों का वैलिडिटी सेम है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये जैसे ही मैं बोलूंगा तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, आदमी जवान से पलट गया तो, राइट। तो अपने पूरा पूरा डिस्कशन में ये मान के चलेंगे कि अपने सतयुग में रहते हैं, हर आदमी अपने जवान का खरा है, ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसा सबका सिद्धांत है, और उस हिसाब से अपने लॉ पढ़ेंगे। अगर अपने वैसा नहीं करेंगे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझ नहीं पाएंगे, राइट। क्योंकि जो प्रूफ करने वाला बात है वो कब होता है? जब डिस्प्यूट होते हैं, राइट। अब डिस्प्यूट होगा तो प्रूफ करना होगा, और प्रूफ करने के लिए अलग से एक्ट है, देयर इज एविडेंस एक्ट, राइट। तो प्रूफ पे अपने को जाना ही नहीं है। ये पक्का बात है कि कोई भी मुकर गया या कोई भी मना कर देता है या प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ नहीं होगा। बट अपने को वैसे तो कोई किसी का मर्डर कर दे, प्रूफ नहीं कर पाए तो उसको कुछ नहीं होगा। गेटिंग इट? दृश्यम देखा था ना उन्होंने? फाइन। हाँ, तो अभी ऐसा है कि अपने को प्रूफ पे बात नहीं करना, राइट। प्रूफ पे एकदम भी बात नहीं करना। और दूसरा, रिटर्न हो, वर्बल हो या बाई गेस्चर हो, इट्स ऑल द सेम। फाइन। सो ऑफर और एक्सेप्टेंस अभी अपने को समझ में आया। ऑफर मतलब एक जन पूछ रहे हैं, फाइन, एंड एक्सेप्टेंस मतलब दूसरा ने हाँ किया। लेकिन दिस वन मोर थिंग, इसको अपने बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है ना। अब ये इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? अभी ना अलग अलग टाइम पे शेयर मार्केट में, राइट, तुम्हारा नया नया शेयर्स का लिस्टिंग होता है, ठीक है। ये तुमने सुना होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर लिस्टिंग, ये सारी चीजें। सो लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? लिस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जिसका शेयर्स पहले कुछ लोगों के पास था, वो शेयर्स अभी पब्लिक में अवेलेबल करवाना। तो पब्लिक में अवेलेबल करवाना, अब वो शेयर मार्केट में रहेगा, तो शेयर मार्केट में रहेगा, उस प्रोसेस को अपने बोलते हैं लिस्टिंग। गेटिंग इट? तो अभी क्या है कि कोई भी शेयर अगर बाजार में नया आ रहा है जिसको पब्लिक से पैसा उठाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक आईपीओ बोल के चीज होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वहां पे दे ड्राफ्ट अ प्रोस्पेक्टस। मतलब वो लोग 80-100 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं जिसमें बोलते हैं कि कंपनी ये काम कर रहे हैं, कंपनी इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू इतना है, प्रॉफिट इतना है, आने वाले टाइम में ये काम करेगा, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इतना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है। मतलब एक एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है कि कंपनी आज के दिन में क्या कर रहा है और आने वाले टाइम पे क्या करेगी। उसके बेसिस पे दे आस्क यू कि भाई वी इनवाइट यू कि आप लोग इस पे बिड करो। मतलब अभी कब शेयर का दाम 500 रुपया है, तो अगर आप लोग को लेना है तो आप अपना बिड प्लेस कर सकते हो। ओके, वंस यू प्लेस बिड, उसके बाद क्या होता है, मतलब कंपनी ने तुमको पूछा, तुमने बिड प्लेस किया, उसके बाद फिर शेयर्स कंपनी से अलॉट होकर आते हैं। तो तीन चीज हो रहे हैं। पहले कंपनी तुमको पूछ रही है कि भाई तुमको अगर शेयर लेना है तो 500 पड़ेगा, राइट। लेना है तो 500 पड़ेगा। तुम बोलते हो मेरे को लेना है, तो कंपनी बोलती है अगर लेना है तो पैसा जमा कर दो, हम बता देगा तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी जन लाइन में लगा हुआ है। और जब फाइनली मिल जाते हैं तो कंपनी से कि तुमको शेयर मिल गया। तो यहाँ तीन प्रोसेस है। पहला वाला को बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर,
दूसरा वाला को बोलते हैं ऑफर, एंड तीसरा वाला को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। फाइन। तो कभी भी किसी भी अग्रीमेंट में इट्स अ 3 टायर प्रोसेस, लेकिन हमेशा इनविटेशन टू ऑफर है ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने जब पूछा कि ये ग्लास लेना है क्या, तो यहाँ पे ये क्या था तुम्हारा, ये सीधा ऑफर था, है ना, और तुम हाँ करते हो तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस है। फाइन। लेकिन अगर मानो कि मेरा ग्लास बेचने का काम है एंड यहाँ पे बहुत सारा ग्लासेस डिस्प्ले में लगा हुआ है, तो वो तुम्हारा इनविटेशन टू ऑफर है, क्योंकि वो डिस्प्ले में बहुत सारा ग्लास लगा हुआ है। तुम किसी ग्लास को पिक करोगे, मेरे पास लेके आओगे, मैं बोल सकता हूँ ना कि ये तो ऑर्डर का माल है, बिक चुका है पहले से, होता है ऐसा। लेकिन वंस आई से कि भाई खाली इस पर्टिकुलर ग्लास को लेके लेना है, कैन यू से कि हाँ लेना है, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया, तब मैं डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, वापस इस चीज़ पे अपने वापस आते हैं। सो अभी के लिए अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर, फिर ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड कोई भी अग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सिबल होगा तो अपने उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फाइन। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। ओके, बोलो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। फाइन। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्लियर है ये वाला चीज, बिकॉज एक मस्त वाला विजुअल है, वो और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, देख रहे हैं, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या है, ये क्या है, क्लियर हो गया। दूसरा, दूसरा तो अपने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस किया था किसका, आईपीओ वाला। द सेकंड वन इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। जैसे आ गया, हाँ ये देखो, दीज आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स। फाइन। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान डिस्प्ले पे लगा हुआ रहता है, तो वो जो सामान डिस्प्ले पे लगा हुआ रहता है ना, वो है इनविटेशन टू ऑफर। राइट, कैसे इनविटेशन टू ऑफर है, अपने कोई सामान को लिए और अपने सामान को लेके काउंटर पे जाए, तो सामने वाला मना कर ही सकते हैं कि स्टॉक आउट हो गया, या ये सैंपल का था, या नॉट फॉर सेल था, ऐसा बोल ही सकते हैं, कभी तो हुआ ही होगा तुम लोग के सब। तो जो सामान डिस्प्ले पे लगा हुआ है वो है तुम्हारा इनविटेशन टू ऑफर। तुम जब सामान को उठाकर कैश काउंटर पे जाते हो तो वो क्या है, ऑफर। और जब कैश काउंटर वाला बिलिंग कर देता है वो क्या है, एक्सेप्टेंस। वर्सेस अगर कोई दुकान में तुम जाते हो, सेल्समैन तुमको खुद कोई चीज़ दिखा रहे हैं कि ये वाला ले लो अच्छा है, वो क्या हो गया, ऑफर। एंड वंस यू से यस, वो हो गया तुम्हारा एक्सेप्टेंस। क्लियर है यहाँ पे। तीसरा एग्जाम्पल इसी में, ऑक्शन। पता है क्या होता है ऑक्शन, नीलामी। तो ऑक्शन में क्या होता है कि पहले ऑक्शन का एड पब्लिश करना होता है कि इतना तारीख को इतना बजे इसी चीज़ का ऑक्शन होगा। ठीक है, अब ऑक्शन में लोग जाते हैं बिड प्लेस करने के लिए, तो वहाँ पे बिडिंग होती है ना, 100, 110, 120 वैसा करके, देखा कभी ऑक्शन, नहीं। और फिर फाइनली क्या होता है, जो बंदा वहाँ पे बैठा रहता है सेंट्रल टेबल पे, अच्छा तुम लोग तो आईपीओ का ऑक्शन देखा ही होगा नहीं, तो नो आईपीओ नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, आईपीएल, हाँ राइट। तो आईपीएल में ऑक्शन वगैरह देखा ही होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, फाइनली जो सबसे हाईएस्ट जिसका बिड होता है, तो जो ऑक्शनियर होता है, जो ऑक्शन कंडक्ट करता है, वो 3 बार हैमर को स्ट्राइक किया तो वो डील फिर फ्रीज हो गया। तो वहाँ भी 3 वे प्रोसेस है। वन इज तुम्हारा इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मतलब ये प्लेयर सेल पे लगा हुआ है, ठीक है। अभी ऑफर क्या है, तुम वहाँ पे बिड कर रहे हो, भाई तुम इसका 2 करोड़ दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे। अभी कोई 10 करोड़ बोल दिया, उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा, तो वहाँ पे उसने हैमर को 3 बार मारा, बस तुम्हारा डील फ्रीज हो गया। क्लियर है। तो इस पे भी ना केस स्टडी आते हैं। फाइन। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केस लॉ एंड केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी का मतलब क्या हुआ कि मानो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि यार गिरीश पार्क के बगल में स्मार्ट बाजार है, वहाँ पे तुम सामान लेने गए, वहाँ पे तुमको
चिप्स का पैकेट लेना था, तो चिप्स का पैकेट में बढ़िया डिस्काउंट था, तुमने लिया, तुम कैशियर के पास गए और वो तुमको मना कर दिया, तो क्या कैशियर मना कर सकता है क्या? कर सकता है। अभी तो बात की है ना कि जब तुम चिप्स का पैकेट उठा रहे हो तो वो क्या है तुम्हारा, जो चिप्स का पैकेट डिस्प्ले में लगा हुआ है वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। जब तुम उठा के जा रहे हो कैशियर के पास तो ऑफर है, तो ऑफर को तो कोई रिजेक्ट कर ही सकता है, राइट? तो कर सकते हैं। ये हो गया केस स्टडी, राइट? अब क्या हुआ कि तुमको आ गया गुस्सा कि ऐसे कैसे मेरे को चिप्स के लिए मना कर दिया, तुम पहुंच गए हाई कोर्ट, है ना, कि भाई स्मार्ट बाजार के अगेंस्ट मेरे को केस फाइल करना है, ये मेरे को चिप्स खाने से मना कर रहा है, खाना तो मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट? तो अभी क्या हुआ कि तुमने केस फाइल कर दिया, तो जैसे केस लॉ मतलब ऑफिशियली जब अपने झगड़ा किए उसको अपने केस लॉ बोलते हैं, फाइन। तो अब एग्जाम में वापस से सेम क्वेश्चन आते हैं, तो क्या होगा, एक केस स्टडी तो है लेकिन बैक्ड बाय ये केस लॉ है, यू आर गेटिंग इट? पहले वाले सिचुएशन में क्या था, सिर्फ केस स्टडी था, दूसरे वाले सिचुएशन में केस स्टडी तो था ही, लेकिन तुमको पता है कि ऐसा एक सिचुएशन पहले हो चुका है, उसको बोलते हैं केस लॉ। तो जब कभी भी एक सिमिलर सिचुएशन पहले अराइज हो चुका है तो तुमको सिमिलर सिचुएशन का रेफरेंस देना होता है आंसर के अंदर, राइट? और अगर सिमिलर सिचुएशन पहले अराइज नहीं हुआ तो कहां से रेफरेंस दोगे? ओके, तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडीज होते हैं, जिनमें कहीं केस लॉ का रेफरेंस लगता है, कहीं केस लॉ का रेफरेंस नहीं लगता, फाइन। तो ये जितने भी केस लॉ हैं वो अपने जो करेंगे उनसे ही एग्जाम में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग से तुमको पता करना होगा और कौन कौन झमेला किया इंडिया में उसका लिस्ट निकालना है, ऐसा नहीं है। सो उस बात को लेके भी टेंशन मत लो। अभी अपने आते हैं इन्फोर्सिबिलिटी पे, फाइन। फटाफट बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अभी अपने बात कर रहे हैं इन्फोर्सिबिलिटी की। इन्फोर्सिबिलिटी पे मतलब कब अपने केस कर सकते हैं, कब केस नहीं कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो भाई लोग, देखो साथ में द गुड, है ना, सोलमेट बोलते हैं ना इसको, भाई। सो देखो ये लोग सोलमेट ही थे, कहीं सब कुछ सही चल रहा था, दोनों जन सीए कर रहे थे, ठीक है, फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया। अच्छा, लड़की का क्या हुआ कि मस्त वाला फाइनल भी क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छा अच्छा जॉब लग गया। लड़का जो है वो फॉर सम रीजन का फाइनल नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन लड़की बहुत सपोर्टिंग थी और लड़का को बहुत मोटिवेट कर रही थी कि यार देखो पढ़ना चाहिए, हो जाएगा, देख जरूरी है, अपना अपने फ्यूचर के लिए देखो करना चाहिए। तो लड़का भी कोशिश कर रहा था, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, शी वॉज वेरी सपोर्टिंग, मतलब जज वज नहीं करना अपनी। लेकिन क्या हुआ कि 3 4 5 6 टाइम के बाद भी उसका फाइनल नहीं, कोई भी कारण से नहीं हो पाया, फाइन। सो अभी क्या हुआ फाइनली, बता सकते हो? कटा नहीं, गलत ऐसा बोलना, एक्चुअली लड़की के अब्बू नहीं माने, ठीक है, लेकिन वो सपोर्टिंग बात भी थी। उसने बोला देख मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब्बू नहीं मान रहे, लेकिन हाँ अपने फ्रेंड की तरह तो रह ही सकते हैं ना। तो लड़की को कभी जज नहीं करना। तो अभी वो बंदा क्या केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल। जितने भी सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं वो इन्फोर्सिएबल ही नहीं है, तो वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता, गेटिंग इट? इस पे भी केस लो है। हाँ हाँ, है वही पढ़ेंगे अपने, क्या? हाँ, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, तो अपने उस पर आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस लो है। अभी जैसे तुम लोग का फाउंडेशन एग्जाम कब खत्म हो रहा है बताओ? 30 तारीख को, ठीक है। सो अभी मानो ऐसा हुआ कि तुम फैजल है ना कि फैजान? तेरा नाम भूल गया मैं, फैजल या फैजान? अयान, सॉरी। सो अयान ना अभी मस्त वाला मेहनत कर रहा है पढ़ाई वढ़ाई का, तो पापा भयंकर वाले खुश, बोले कि तुम ना अच्छा वाला पढ़ाई करो, 30th को तुम्हारा एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, अपने 31st को ही ना बस फ्लाइट लेके अपने यूरोप का मस्त वाला टूर करेंगे, ठीक है। एंड खुश,
कि चल मस्त वाला पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, फिर 31st को जाएंगे बाहर, वहाँ पे बहुत सारा अच्छा पिक्स लेंगे, फिर उसको स्टोरी में डालेंगे, पोस्ट में डालेंगे, फिर लाइफ सेट है अपना। ठीक है, तो 31st को अभी क्या है कि 30th को पढ़ाई वढ़ाई वो कर लिया, 31st को तुमको पता ही है क्या हुआ, राइट? पापा मना कर दिए, भाई अभी इंटर सामने, इंटर का ध्यान दो, राइट? अभी बाहर बाहर नहीं जाना, इंटर का क्लास शुरू होने वाला है। तो क्या ये केस फाइल कर सकता है पापा के में? नहीं। और गलती से कर दिया तो फिर घर के बाहर जाना होगा। तो अगेन दिस एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है। अपने ऐसा पढ़ेंगे आगे जाके कि देयर आर सिचुएशंस, देखो लॉ है ना, लॉ में बहुत झोल है, भयंकर वाला। ऐसी थोड़ी केसेस पढ़ा रहता है कोर्ट के अंदर, इसका भी एक एक्सेप्शन है कि देयर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल हो सकते हैं, राइट? तो लॉ इतना भयंकर वाला खिचड़ी है ना, वो पूरा चक्रव्यूह है कि एक तुम्हारा सेक्शन है, फिर एक कोई भी बात एक एक्ट में लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कोई बात 2-3 एक्ट में लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन अलग है, उसके बाद उस पर प्रोविजो अलग है, उसके बाद उसमें गुजरात हाई कोर्ट का अलग केस लॉ आया है, कलकत्ता हाई कोर्ट का अलग केस लॉ आया है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है, राइट? तो ऐसे बहुत सारा ना कहानी एकदम खिचड़ी बना हुआ है इसमें, इसीलिए लॉयर लोग मस्त वाला छापते हैं, क्योंकि इसको पता है सॉल्व तो करना नहीं, झमेला लगा के रखो बस, मेरा फीस आता रहेगा वैसा। सो इन जनरल social and domestic agreements are not enforceable. Fine. In common parlance, the term agreement and contract are used interchangeably. अब दोनों में कोई फर्क नहीं है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, कॉमन पार्लेंस में। टेक्निकली अपने बात करें तो बहुत फर्क है, एग्रीमेंट कुछ होता ही नहीं है, अग्रीमेंट जब तक इन्फोर्सेबल नहीं हो तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो अभी अपने को समझ में आया इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है। इन्फोर्सिबिलिटी का सीधा सा मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन बी टेकन टू कोर्ट, जो चीज़ लीगली इन्फोर्सेबल है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर ये बताओ कि क्या क्या इन्फोर्सेबल नहीं है ना? पहले पता तो रहे कि अपना लीगल राइट क्या है, तो वो कौन कौन सा अग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो सबसे पहला, व्हेन देयर इज नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर इज नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो कोई भी अग्रीमेंट जहां पे एक लीगल रिलेशनशिप नहीं बन पाई। सो अगर अपना कोई दोस्त है तो वहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो वहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमको ट्रीट दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, तो वहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, राइट? लेकिन अगर मैं तुमको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई इस क्रेडिट कार्ड में साल में 4 बार लाउंज का एक्सेस है, और तुम वहां पे जाते हो, तुमको एक्सेस नहीं मिलता, तो वहां पे लीगल रिलेशनशिप है, राइट? गेटिंग इट? जैसे कोई किसी से शादी कर रहे हैं तो मैरिज इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो वो सारा अग्रीमेंट जहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंट ही नहीं है, ओके, तो वो सारा तुम्हारा इन्फोर्सेबल नहीं है। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे वापस से देखो, दिस इज सिचुएशन, बंदा काफी डरा हुआ लग रहा है, नहीं तो आंख वाँख नहीं है, ठीक है। तो देख राघव एंड रागिनी, दे हस्बैंड वाइफ, शादी वादी हो गया हूँ, और कुछ वैसा चक्कर वक्कर भी नहीं है, तुम लोग सोच रहे हो कुछ कुछ नहीं है। राघव जो है अच्छा बंदा है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाता है, फिर जिम भी जाता है, फिर दिन भर ऑफिस में अच्छा वाला काम करता है, फिर रात को घर भी आता है। ठीक है, हाँ आता है, आता है। लेकिन ना इस बेचारे का ना प्रमोशन नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, होता है ना, मतलब काम वाम कर रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो प्रमोशन नहीं हो रहा तो सैलरी वैलरी नहीं बढ़ रहा, तो नया गाड़ी वाड़ी नहीं ले पा रहा, प्रॉब्लम है लाइफ में, सबके लाइफ में है। तो अभी जो रागिनी है वो उसको बोली एक काम करो, तुम मन लगा के ऑफिस में काम करो, मैं तुम्हारे लिए डेली मंदिर जाऊंगी। ठीक है, तो वो लोग में आपस में एकदम डील हो गया कि रागिनी बोली हम डेली सुबह मंदिर जाएगा कि भाई तुम्हारा प्रमोशन मस्त वाला हो जाए, फिर बस तुम एक काम करना, मेरे को एक अच्छा सा डायमंड रिंग दे देना। ठीक है, कोहिनूर तो पॉसिबल नहीं है, यूके में है, बट कोई भी अच्छा 1 कैरेट का भी होगा प्योर डायमंड तो चलेगा। तो वही अग्रीड कि चलो ठीक है, मतलब अच्छा है। तो अभी वैसे ही हुआ, 5-6 महीने तक राघव डेली ऑफिस जाता था, मतलब काम करता था, वो डेली मंदिर जा रही थी। सो वन फाइन डे एनुअल अप्रेजल वाले दिन
राघव का प्रमोशन हो गया। ठीक है, अच्छा बात है। तो राघव फोन करके बताया एंड रागिनी सुपर एक्साइटेड। क्यों बताऊं? प्रमोशन के लिए नहीं, रैंक के लिए। हाँ। अच्छा, राघव भी सुपर एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया। अच्छा, उसको रिंग का बात याद होगा या? उतना कौन याद रखे। तो रागिनी ना उस दिन मतलब घर में मस्त वाला खाना वाना ऑर्डर किया बाहर से, मतलब रूम फ्रेशनर वगैरह लगा दिया, सब सब वैसा मस्त सेट। राघव जो है उस दिन घर आया ही नहीं। अरे किसी और के साथ नहीं था, पार्टी कर रहा था। ठीक है। तो वो मस्त वाला पार्टी वार्टी कर रहा था। लेट नाइट है ना भाई, एकदम टोल था। तो फिर वो सुबह आया, या रागिनी वेट कर रही है रात भर। क्यों? राघव को चिंता नहीं है डायमंड रिंग के लिए। राइट। तो फिर इवेंचुअली क्या, वो सुबह आया, बोली कि भाई रिंग। तो बोला कौन सा रिंग? तो उसके बाद वो सेकेंड डे हॉस्पिटल में पाया गया। ओके। सो अगेन दिस इज वन एग्जाम्पल जहां पे कोई इंटेंट नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। तो जब कोई इंटेंट नहीं है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ओके। पॉइंट नंबर टू, अग्रीमेंट विथ इलीगल ऑब्जेक्ट्स। राइट। तुम लोग गांजा फूकते हो? नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं ना। जब ब्राउन शुगर के बारे में तो पता ही हो। नहीं। तो देख, अगर अपने ना अपने किसी से ड्रग्स बाई करते हैं, ठीक है, अपने किसी से ड्रग्स बाई करते हैं, रेट वेट पता है किसी को कुछ? नहीं। तो अपने अगर किसी से ड्रग्स बाई करते हैं, अपने सामने वाले को यूपीआई, वो अपने को क्यूआर कोड भेजा, अपने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। देखो डेयरिंग कितना है, मतलब ड्रग्स का पेमेंट भी ऑनलाइन यूपीआई से कर रहे हैं वैसा। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। सामने वाला जो है तुमको ड्रग सप्लाई नहीं किया, पैसा चला गया, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे ना। कर ही नहीं सकते हो। राइट। क्यों नहीं कर सकते हो? ये लीगल है। फाइन। सो जहां भी तुम्हारा जो इंटेंट है वो इलीगल है। अच्छा, इलीगल है कैसे पता चले कि इलीगल है? वो सारा काम है ना, जो इंडियन पेनल कोड में या फिर कोई दूसरे एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो इलीगल है। एंड अगर टेक्निकली बात करें तो कोई भी चीज जहां पे इंटेंट लॉफुल नहीं है या कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब पता है क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ लेना कुछ देना। दैट इज कंसिडरेशन। तुम लोग निकले बाहर में, आइसक्रीम वाला बैठता है ना, तुम लोग वहां से उससे आइसक्रीम खाए, तो बदले में उसको देना होगा ना, 40-50 कुछ तो देना होगा। राइट। तुम लोग इडली खाए, कुछ पेमेंट करना होगा। तो वो जो अपने पेमेंट करते हैं वो होता है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मतलब कुछ देना। तो किसी भी अग्रीमेंट का अगर ऑब्जेक्ट इलीगल है या कंसिडरेशन इलीगल है तो वो तुम्हारा लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं। ओके, पहला वाला पॉइंट क्या था? देयर इज नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। ठीक है ना। अभी अनलॉफुल का एक और मतलब होता है, विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अभी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? जितना भी गवर्नमेंट जॉब है, राइट, तुमको क्या लगता है बहुत ट्रू एंड फेयर होता है या फिर कुछ झोल झाल तो चलता है सब में? होता है। जॉब वॉब छोड़ो ना, कॉलेज के एडमिशन में ही होता है। राइट। अभी तुम्हारा कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा होगा, तुम पूछो बाजार में 4 आदमी को, बोलेगा हम करवा देगा, मेरा सेम है ना, इतना लगेगा। होता ही ऐसा। तो क्या ये लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। लेकिन इलीगल में भी ना इसको बोलते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? जो जनहित में नहीं है। राइट। जनहित में क्या नहीं है? कि अभी जैसे मानो कि कोई आर्मी में किसी को डालना है अपने को, तो आर्मी का काम क्या है भाई? कि बॉर्डर में सामने वाला गोली मारे तो पहले उसको गोली मार दें। राइट। मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। अभी वहां पे कोई आदमी को अपने ऐसा डाल दिए, जो आदमी पहली आवाज सुन के भाग के अंदर घुस जाता है बंकर में, तो क्या करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा? अपना जो देश का सिक्योरिटी उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फाइन। अभी सोचो कि तुम्हारा कोई ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर,
ठीक है, वो रिजर्व कोटा वाला डॉक्टर है, वो जैसे ही अंदर आया था, तो वो क्या करेगा, अंदर में कोई नस इधर उधर जोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तुम पब्लिक सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इसको बोलते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। गेटिंग इट? तो यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 4 लोग हैं। एक है लाला जी, नाम से लग रहा है पैसा वैसा भाई के पास है अच्छा खासा, ठीक है। एक है तुम्हारा शैतान, बदमाश लग रहा है नाम से। फिर देर इज भालू एंड भोला, ये 4 लोग हैं, ठीक है, नाम से जज नहीं करना अपने। तो शैतान को क्या है ना, भोला को मारना था, ठीक है। तो उसने भालू को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। तो अभी भोला को कौन मारेगा, ठीक है, और भालू को मारने के लिए पैसा कौन देगा, शैतान देगा। शैतान के पास पैसा है नहीं, वो लालच से लोन देके पैसा दे रहा है, अब खून भी उधारी में चल रहा है वैसा है। तो हुआ क्या, तो शैतान है वो लाला जी से पैसा लिया, कितना रुपया, मानो 10 लाख में तो हो ही जाता होगा ये काम। क्या क्या रेट चल रहा है मर्डर का पता है कुछ? 10 में हो जाता होगा। तो हाँ, लेकिन पेमेंट क्रिप्टो में करना होता है ना। ये लाला जी जो है वो शैतान को लोन दे दिया, ठीक है। शैतान ने भालू को बोला तुम भोला को उड़ा दे, तो मेरे से पैसा ले लेना। गेटिंग इट? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है शैतान एंड भालू के बीच में, ये लीगल है या इलीगल है? इलीगल है, पक्का बात है, ठीक है। अब देखो, जो शैतान है नाम से ही पता चल रहा रामी है, राइट। ये जो है ना पैसा वापस नहीं किया लाला जी को, ठीक है। लाला जी क्या कर सकते हैं, लीगली क्या कर सकता है ये बताओ? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लाला जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया जो कि इलीगल था। तो जो भी एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो भी वॉइड हो जाते हैं। तो दो अलग अलग टर्म है, एक है इलीगल और एक है वॉइड, ठीक है ना। इलीगल का मतलब क्या हुआ, तुम किसी से ड्रग्स ले रहे हो एंड तुमको कोई पकड़ लेता है तो तुमको अंदर कर देगा, दैट इज इलीगल, फाइन। लेकिन वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मानो तुम कोई मूवी देखने जा रहे हो, अभी इंसीडियस रिलीज हो, देखा तुम लोगों ने? नहीं, इंसीडियस था ना मूवी का नाम, भूत का, हाँ। भूत वूत का नहीं देखते तुम? सो इंसीडियस भी जो है ना वो 18+ मूवी है, राइट। तो कोई माइनर है यहाँ पे 18 से कम कोई यहाँ है? काफी लोग हैं, सही है। इंडिया में भी ना 2 तरह के माइनर होते हैं पता है, एक पेपर वाले और एक्चुअल वाले। मतलब जब ऐसा बहुत बार होता है कि भाई कोई फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा हो, तो उसका वोटर आईडी में अलग डेट ऑफ बर्थ है, हॉस्पिटल वाले में अलग डेट ऑफ बर्थ है, और एक चलता डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो बोलता कौन सा वाला बताना है बताएं। तो अगर मानो कि इंसिडियस मूवी है उसमें ना कोई घुस गया अंदर जो कि 18 का नहीं था, तो क्या उसको उठा के जेल में डाल देगा? नहीं डालेगा ना, वो इलीगल नहीं है। यू गेटिंग इट? डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो कोई भी अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल अग्रीमेंट है, उसके साथ वाले जो ट्रांजेक्शन है जिसको बोलते हैं कोलेटरल ट्रांजेक्शन, साथ वाले ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कोलेटरल ट्रांजेक्शन, वो सारे भी वॉइड हो जाते। फाइन। तो पहला वाला क्या था यार, नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा वाला क्या है, अग्रीमेंट विथ इलीगल ऑब्जेक्ट। तीसरा वाला क्या है, अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। सुनने में सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। सो अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली, राइट, दो चीज होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड, ठीक है ना। तुम लोगों को गाना सुने हो, आंखों से बताना समझ आना कुछ, हाँ। तो आंखों से बता, मतलब लिरिक्स भी याद नहीं, याद है किसी को? चलाने का यार वो एक एक वो लाना है मेरे को कनेक्टर, फिर चला देगा, अभी झोल झोल करना होता है, निकालना निकालना होगा। सो जो भी है, तुम लोग भावना को तो समझ ही गया।
सो मैं ये बोल रहा था वो इम्प्लाइड है, राइट, कि अपने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो इम्प्लाइड है। पर एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि अपने चला के बोल दिए। जैसे मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना ये पानी का ग्लास खत्म हो गया ना, खाली हो गया, राइट, तो मैं बोलता हूँ प्लीज कोई रिफिल कर दो ना, ये एक्सप्रेस हो गया, राइट। इम्प्लाइड मतलब क्या हुआ, अभी खाली है तो तुम लगा बेचारा प्यासा है, इतना देर बकबक कर रहे हैं, चल इसको पानी पिला देते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। तो दो तरह का एक्ट में भी यही होता है। एक्ट में क्या होता है, कुछ चीजें एक्सप्रेस होती है कि एक्ट में बोला रहता है ये नहीं करना, मतलब नहीं करना, एंड कुछ चीजें एक्ट के मीनिंग से पता चलता है कि ये नहीं करना होता है। तो अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब वो सारी चीजें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट चला के बोल दिया कि ये सारा काम तो वॉइड है, चला के बोल दिया कि वॉइड है, राइट। तो इसका एक लिस्ट है लंबा सारा, वो लिस्ट अपने बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल अग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तुम किसी को शादी करने से रोक नहीं सकते, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं, राइट। कि कोई कोई अगर शादी वादी कर रहे हैं और तुम अगर उसमें उसके बीच में सलमान खान का रोल प्ले किया तो फिर वो अलाउड नहीं है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेट ऑफ ट्रेड, मतलब कोई धंधा पानी करना चाहते हैं और तुम उसको धंधा करने नहीं दे रहा तो तुम ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब तुम किसी को केस वेस फाइल करने से रोक नहीं सकता, गेटिंग इट। तो देयर आर सम थिंग्स जो कि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इसको लेके अगर कोई भी अग्रीमेंट होगा तो वो वॉइड होगा। वॉइड का मतलब क्या हुआ, जो काम नहीं कर सकते, जो काम नहीं कर सकते, फाइन, इलीगल नहीं, वॉइड में बोल रहा हूँ। तो देखो तीन चीज था, अपने बात कर रहा था अग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब वो कौन सा अग्रीमेंट्स है जो कि इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहला क्या था, पॉइंट्स क्या था, देयर नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, पॉइंट नंबर वन, नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर टू क्या है, अग्रीमेंट्स विद इलीगल ऑब्जेक्ट, एंड पॉइंट नंबर थ्री क्या है, अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। फटाफट बताओ, अग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सिएबल, पॉइंट नंबर वन, नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर टू, agreement with illegal object, and point number three, agreements expressly declared to be void, ठीक है। अभी ये तुम्हारे एग्जाम में 2 से 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो लॉ के एग्जाम में लेके, लॉ का पढ़ाई को लेके एक बहुत बड़ा डाउट जो पूरा इंडिया को, वो ये कि लॉ का आंसर कैसे लिखें, फाइन। तो लॉ का दो तरह का क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी मतलब तुमको एक सिचुएशन दिया हुआ है और इस सिचुएशन पे तुमको कमेंट करना है कि भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फाइन। तो जब तुमको वो कमेंट करना है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें तीन बात है। पहले तुम बोलोगे एक्ट क्या बोलता है, फिर तुम बोलोगे सिचुएशन में क्या हुआ था, फिर तुम बोलोगे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो तीन स्टेप में आंसर होगा ना, उस पर अपने बाद में आते हैं। पहला कैटेगरी क्या था, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी मोटा मोटी 50% होते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सिएबल, राइट, ये मानो 3 नंबर का आता है, तो तुमको क्या करना है, तुमको ये 3 पॉइंट लिख देना है, बात खत्म। तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब अपने को 3 पॉइंट याद नहीं रहते, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट लिखना है अपने को, अग्रीमेंट क्या होता है वो बताना है, एंड साथ में अपने एक मस्त वाला डायग्राम बना देंगे। डायग्राम क्या बनाएंगे, कोई भी डायग्राम, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, होता है ना, ऐसा करके अपने बनाते हैं, या जो भी तुमको ठीक लगे, राइट। एक छोटा सा चार्ट वार्ट कुछ भी अपने बना देंगे, तो सामने वाला थोड़ा एक्स्ट्रा खुश हो जाएगा, थोड़ा नंबर तो एक्स्ट्रा आ जाएगा। नाउ सी, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या फर्क है, ठीक है, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या फर्क है। तो जो अग्रीमेंट होता है वो तुम लोग को याद है क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर, फिर ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, ये तीन चीज होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। जो अग्रीमेंट है वो क्योंकि इन्फोर्सिबल नहीं होता,
तो देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है, राइट। नाउ सी, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। भाई कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? वो इन्फोर्सेबल होगा। तो सारे के सारे अग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, खाली वो अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है वही कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले कभी अग्रीमेंट थे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बने, राइट। तो देखो ये एक वेन डायग्राम है, अंदर में कॉन्ट्रैक्ट है, बाहर में अग्रीमेंट है। वेन डायग्राम पता है, था बचपन में कभी? इसका मतलब होता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, वो ज्यादा वाइड है ना अग्रीमेंट। सो ये पॉइंट नंबर 4 बकवास है थोड़ा सा, बट ठीक है। अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म। बोलने का मतलब है कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो लीगली इन्फोर्सेबल हो। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर 4 पॉइंट, राइट। अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट इज इन्विटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये अग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन है। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, अग्रीमेंट्स आर बाय टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो टर्म। ओके, बोलो अग्रीमेंट इक्वल टू इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर फिर एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन, भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो है, राइट, मैंने स्विच कर दिया था। हाँ, अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है। 4 नंबर यहाँ आ गया, 4 यहाँ पहले का 3, 7 नंबर आ गया तुमको। देखो नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या क्या पॉइंट होना चाहिए जिससे अपने बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है सर्वगुण संपन्न है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक है। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं होगा तो अपने बोलेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, सो इसमें ना टोटल 11 पॉइंट है, मतलब देयर आर 11 थिंग्स जो कि होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 होगा तो अपने 10 तो है ही काम हो जाएगा, नहीं, राइट। एक भी नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? तो सेक्शन 10 के अंदर तुम्हारा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, ठीक है। तो तुम लोग को याद है अपने कल जब डिस्कस कर रहे थे तो अपने लॉ का जो सोर्सेस है उसमें अपने ये पढ़े थे ना, एक तो तुम्हारा एक्ट वगैरह है और दूसरा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है, कहीं। तो सेक्शन 10 के अंदर 6 पॉइंट लिखा हुआ है, बाकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो केस वेस हुआ था उससे 5 पॉइंट और निकल कर आया, तो टोटल 11 पॉइंट है। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो सेक्शन 10 में क्या है? व्हाट द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट है कि देयर हैज टू बी अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा? पक्का बात है। तो देयर हैज टू बी सम अग्रीमेंट, राइट। अभी अग्रीमेंट का मतलब वापस से क्या हुआ? इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर हो एक्सेप्टेंस, परफेक्ट है। पॉइंट नंबर 1 तो अपने को पता ही था पहले से। पॉइंट नंबर 2, कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं वो लोग का कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब वो लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट में वही लोग इंटर कर सकते हैं जो कि मेजर है, राइट। मेजर मतलब कौन? 18 प्लस। तो जो 18 से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते। अब जो 18 से कम है उसको क्या बोलते हैं? माइनर। तो माइनर के ऊपर भी बहुत सारा कहानी है जिस पे अपने बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए अपने इतना समझते हैं
कि माइनर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते मतलब माइनर के ऊपर केस फाइल भी नहीं कर सकते थे। पक्का बात है। राज खुश, हाँ, आज तो तूफानी करते हैं। दूसरा, साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? अभी, हाँ, पागल पागल। देखो, साउंड साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ कि अपना जो दिमाग है वो ठीक से काम करे। ठीक है। अभी दिमाग ठीक से काम करे ये कैसे पता चले? तो दिमाग ठीक से काम करें ये ऐसे पता चलेगा कि जब तुम लोग रैशनल थिंकिंग कर पा रहे। रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या है भाई? रैशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि जैसे मानो कि तुम्हारा हाथ यहाँ पे है, ठीक है, और हाथ के नीचे अपने वहाँ पे लाइटर को ऑन कर दिया, तो तुमको गर्म लगेगा हाथ में, तो तुम हाथ हटाएगा तुरंत वहाँ से। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है ना। तो इसको रैशनल थिंकिंग बोलते हैं। रैशनल थिंकिंग का मतलब ये नहीं स्टॉक का दाम गिर गया तो खरीद लेना चाहिए, वो तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो गया ना। तो रैशनल थिंकिंग का मतलब कि एक आम तौर पे एक आदमी का समझ ठीक है कि नहीं, वो चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं, एंड नॉर्मली बिहेव कर पा रहा है कि नहीं। राइट। फर्दर अपने उसके साथ जो कॉन्टेक्ट में इंटर कर रहे हैं वो बात उसको समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो किसी भी आदमी को बात कब समझ में नहीं आएगा? पहला पहला बात तो जब वो समझने लायक इंसान नहीं है ना, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करता है, बेवकूफ टाइप का आदमी है, या मानो कि उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, वैसा एक कैटेगरी हो सकता है। तो वैसा कैटेगरी के केस में अभी अपने बात नहीं करते। वैसा कैटेगरी में क्या होगा कि देयर टू बी समवन जो उसके साथ हो, जो उसको समझाए, वो करे, उस पर अपने बाद में बात करेंगे। अभी अपने बात करें एक नॉर्मल आदमी है जो कि सब कुछ कर सकता है बट फॉर द टाइमिंग उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा कब कब हो सकता है? पागल के केस में ऐसा हो सकता है, उसको अपने इंसेन बोलते हैं। फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे ना लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम किसी पागल के साथ कॉन्टेक्ट में इंटर नहीं कर सकते, लेकिन जब पागल को बिजली का शॉक दिया जाए उस समय 10 मिनट के लिए उसका दिमाग ठीक काम करे और उस 10 मिनट के अंदर तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या गेटिंग इट? कोई आदमी अगर 10 पैग लगा के हाई है तो उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते? वो 10 पैग लगाए इसलिए। बताओ। अगर अगर कोई 10 पैग लगा के अपने पूरे होशो वाश में है तो अपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ड्रंकन है, तो डिफरेंस बिटवीन ड्रंकन, ड्रंकन का मतलब क्या हुआ कि उसको दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आदमी हाई है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तुमने उसको 4 नींबू खिलाया, उसका दिमाग ठीक हो गया, तुम उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, भले वापस का दिमाग काम नहीं करे। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में अपने इंटर कर रहे हैं उस समय भाई का दिमाग काम करना चाहिए। एक और पोजीशन होता है जब किसी को बहुत तेज बुखार हो। राइट, कितना? 4 बुखार, 5 बुखार, कभी हुआ है किसी को 4, 5, 6 बुखार? हुआ है? तो तीन, तीन में उतना मजा नहीं आता। जब ना, जब 5 बुखार के आसपास होता है ना, तब तुमको होश नहीं रहता क्या हो रहा है, मतलब तब तुम चल भी नहीं पाओगे, तुमको ठीक से दिखता भी नहीं है, तुमको पता नहीं रहता क्या हो रहा है आसपास में, वैसा। तो उस वाले स्टेट में भी अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन पैरासीटामोल खा लिया, बुखार उतर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। क्लैरिटी इस बात पे? अपने जो भी बात करें सारा अपने लॉ वाला बात करें, सारा एक्ट में मेंशन्ड है। फाइन। तीसरा क्या है कि नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट अंडर अदर एप्लीकेबल लॉ। मतलब कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे एक्ट में इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है का मतलब क्या है कि कोई दूसरा एक्ट के अंदर उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया हुआ है
कि इसके साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कौन सा एक्ट है? कोई भी एक्ट हो सकता है। इट कैन बी इंसॉल्वेंसी एक्ट, इट कैन बी कंपनीज एक्ट, जैसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बोल के भी एक एक्ट है। तो किसी भी और एक्ट के तहत उस पर अगर टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि इस बंदे के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो भी अपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अपने बात कर रहा था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें टोटल 11 पॉइंट है। सेक्शन 10 के अंदर 6 पॉइंट है और 5 पॉइंट अलग से। सेक्शन 10 का पहला वाला पॉइंट था कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा वाला पॉइंट था कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी के अंदर 3 पॉइंट था। पॉइंट नंबर 1 कि पार्टी शुड बी मेजर, राइट। दूसरा था साउंड माइंड, एंड तीसरा नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट अंडर एनी अदर लॉ। क्लियर है? ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस पे आगे जाके डिटेल डिस्कशन है। सारे पॉइंट्स साउंड माइंड पे भी है, माइनर पे भी है, उस पे भी है। पॉइंट नंबर 3 इज फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्री कॉन्सेंट का मतलब होता है मैचिंग ऑफ माइंड। ठीक है, मैचिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? जो हम सोच रहे हैं वही तुम सोचे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना ये ग्लास ऑफर किया कि भाई ये वाला ग्लास ले लो, कितना में? 500 में। मैं ये जो ग्लास तुमको दे रहा हूँ, मेरे को पता है कि इस ग्लास में थोड़ा सा पावर है। तुम जब ग्लास बाई कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि ये 0 पावर वाला ग्लास है। फाइन। तो क्या हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं? नहीं। अगर हम दोनों एक बात नहीं सोच रहे हैं, मतलब अपना दिमाग मैच नहीं कर रहा। अगर दिमाग मैच नहीं कर रहा तो देयर इज नो फ्री कॉन्सेंट। और अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा वैलिड नहीं है, राइट। तो फ्री कॉन्सेंट का मतलब यही हो गया कि दोनों जन सेम चीज पे सेम चीज सोच के फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर कर रहे हैं। देयर आर 5 सिचुएशंस जहां पे फ्री कॉन्सेंट नहीं होता। देयर आर 5 सिचुएशंस। नंबर 1, फ्रॉड। ठीक है, तो जो फ्रॉड है वो अनजाने में होता है या जानबूझ के होता है? ठीक है, तो वहां पे धोखा देने का इंटेंट होता है या नहीं होता है? होता है, राइट। तो फ्रॉड के केस में कॉन्सेंट फ्री नहीं होता। देन देयर इज कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या हुआ? कि अपने सामने वाले के सर पे बंदूक रख के बोल रहे हैं कि भाई मेरे को तुम अपना घर जो है वो 100 रुपया में बेच। राइट। तो अभी सामने वाला क्या करेगा? मरता क्या ना करता वाला बात है, राइट। वो हो गया कोर्शन। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन में हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारा वैलिड नहीं होगा। ओके। द थर्ड वन इज मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या हुआ? अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना अपने आगे जाके घोड़ा बहुत खरीदेंगे बेचेंगे, है ना। घोड़ा क्यों बेचेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना बताओ? 1872। अच्छा, कोई भी चीज नया जब आता है तब झमेला ज्यादा होता है ना, बाद में तो पता चल जाता है क्या है। तो 1872 में जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था ना, उस समय बहुत झमेला होता था। झमेला मतलब मैं बात कर रहा हूँ वो सारी चीजें जो कोर्ट के अंदर जाती थी। तो उस समय तो देखो गाड़ी से ज्यादा घोड़ा होता था, है ना। तो घोड़ा के ऊपर बहुत सारा केस लो है अपने यहाँ पे। तो मैंने तुम्हारे साथ इंटर किया घोड़ा बेचने का, फाइन। लेकिन ना मेरे को पता ना तुमको पता कि जो घोड़ा है वो स्वर्गवासी हो गया। तो घोड़ा को किडनी में हार्ट अटैक आ गया, घोड़ा अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन हम और तुम घोड़ा का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपने दोनों मिस्टेक है, वी आर बोथ अंडर ए मिस्टेक, राइट। जिस चीज़ का अपने बात कर रहे हैं वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो हो गया तुम्हारा मिस्टेक। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कि जैसे मानो कि तुमको लगा यार सब मोह माया है, चलो अपने कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग में जाते हैं। तुम स्पिरिचुअल गैदरिंग में गए तो वहाँ पे बाबा जी बोले कि बेटा सब हाथ का मैल है, सब संसार तो मोह माया है, सब पैसा कमा के क्या होगा, वापस तो अगले जन्म नंगा ही आना है। सो तुम एक काम करो, सारा पैसा जो यहीं छोड़ के चल जाओ। तो तुम मानो तुम्हारा सारा पाप यहीं उतर गया आज। ठीक है, तुमने कि हाँ बाबा जी बात तो सही बोल रहे हैं। तुम अपना सारा बिलोंगिंग्स वहाँ छोड़ के आ गया। तो तुम ये जो काम किया है तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आगे किया है, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का और भी बहुत सारा केसेस है, विल डिस्कस, दिस इज वन सच केस। तो जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? कि मेरा इंटेंट तुमको धोखा देने का नहीं है, लेकिन स्टिल तुम चीज को गलत समझ के तुमने खरीद लिया।
राइट, तो वो हो गया मिसरिप्रेजेंटेशन। दीज आर 5 केसेस जहां पे तुम्हारा कॉन्सेंट फ्री नहीं है। कॉन्सेंट फ्री होने को बोलते हैं कॉन्सेंसस एड इडम। ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्सेंसस एड इडम का मतलब होता है मैचिंग ऑफ माइंड। तो ये 5 चीज में से कोई भी होगा तो कॉन्सेंट इज नॉट फ्री, एंड व्हेन कॉन्सेंट इज नॉट फ्री तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगेन वापस से इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, सारे पॉइंट्स पे विल डिस्कस लेटर डिटेल में। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? अग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 2 था कैपेसिटी। कैपेसिटी में 3 पॉइंट था, क्या क्या था? पहला था मेजर, राइट। दूसरा था तुम्हारा साउंड माइंड। तीसरा था नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट अंडर अदर लॉ। फाइन। पॉइंट नंबर 3 क्या है? प्री कॉन्सेंट। प्री कॉन्सेंट में देयर 5 पॉइंट्स: फ्रॉड, देन कोर्शन, मिस्टेक, undue influence and misrepresentation. Fine. Point number 4 is lawful consideration. Consideration का मतलब होता है something in return. ठीक है, quid pro quo मतलब something in return, कि अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करें तो एक आदमी कुछ दे रहा है एंड दूसरा आदमी कुछ ले रहा है एंड वाइस वर्सा। तो देर आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब तुम अगर नीचे जाके आइसक्रीम खाते हो तो तुम सामने वाले को पैसा दे रहे हो एंड सामने वाला तुमको आइसक्रीम दे रहे हैं। फाइन। तो दोनों आदमी एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, तो इसको अपने बोलते हैं कंसिडरेशन। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, जैसे अगर कोई बंदा, किसी का कोई घर है, घर का वैल्यू 4 करोड़ है, वो सामने वाला तुमको 100 रुपया में बेच रहा है, बेचे, उसका इच्छा है, बेच तो सकता है ना। कि तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी है, तुम उसको 100 रुपये में बेचे, तो ऐसा बेचना बेवकूफ़ी है, वो अलग बात है, लेकिन बेच तो सकते ही हो। राइट, तो कोई भी किसी भी दाम में सामान को बेच सकता है या खरीद सकता है, right? लेकिन कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए। मतलब तुम मजबूरी में 100 में बेच रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम इच्छा से 100 में बेच रहे हैं ऐसा चलेगा। दोनों पॉइंट में क्लैरिटी है। तो कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। पॉइंट नंबर 5 क्या है? कि ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल। जो आपने बात किया था ना, याद है अपने बात किया था अग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सिएबल, उसका पॉइंट नंबर 2 क्या था? इलीगल ऑब्जेक्ट। राइट, तो इलीगल ऑब्जेक्ट जो था ना, राइट, उसमें अपने डिस्कस किया था ये चीज। तो वापस से आ गया इलीगल ऑब्जेक्ट। इलीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कि तुम्हारा जो नियत है ना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज है, वो तुम्हारा अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए। फाइन। तो जैसे यहाँ पे अगर तुम शुगर बेचते हो तो लीगल है, चीनी तो बेच ही सकते हैं, लेकिन उसमें ब्राउन रंग मिला के बेच दिया तो फिर वो इलीगल है। ब्राउन शुगर देखना, पता करना क्या होता है, कुछ तो होता है। वीड, वीड मतलब गांजा, राइट, वो इलीगल है। वैसे तुमको गांजा वांजा चाहिए तो तुम शाम को निमतल्ला जा सकते हो, बगल में ही है, वहां पे मिलते हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट इज डेट विच इज नीदर फ्रॉडलेंट, है ना, फॉरबिडन बाई लॉ, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जब अपने बोलते हैं कि अपना जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होगा और ऑब्जेक्ट लीगल होगा। कंसिडरेशन मतलब जो अपने दे रहे हैं, तो अपने सामने वाले को जो भी पैसा दे रहे हैं वो चोरी का पैसा नहीं होना चाहिए ना, अपना अपना खुद का पैसा होना चाहिए। सो कंसिडरेशन इज लॉफुल एंड ऑब्जेक्ट इज लीगल। ऐसा कब होगा? व्हेन तुम्हारा कंसिडरेशन है ऑब्जेक्ट कुछ भी फ्रॉडलेंट नहीं होगा, इज नॉट फॉरबिडन बाई लॉ, लॉ का मतलब आईपीसी या फिर कोई दूसरा एक्ट, एंड इट इज नॉट इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में अपने बात किया था ना, अपने किसी को जॉब वॉब लगा रहे हैं या अपने घूस दे के कोई काम करवा रहे, दोज थिंग्स। तो फॉर एग्जाम्पल, ए promised बी अ जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। तो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब दे रहा है कुछ पैसा लेके, तो ये क्या हो गया? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट। ठीक है,
एंड पॉइंट नंबर 6 क्या है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये सुना हुआ लग रहा है क्या? क्या था? कहाँ पे सुना है? अग्रीमेंट्स विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। तो अभी मेरे को एक चीज बताओ, अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल का 3 पॉइंट क्या था? क्या क्या? हाँ, तो उसमें पॉइंट नंबर 1 था, अग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सेबल फॉर यू। क्या था? नो इंटेंट टू क्रिएट इलीगल रिलेशन। पॉइंट नंबर 2 क्या था? अग्रीमेंट विथ इलीगल ऑब्जेक्ट। एंड तीसरा क्या था? अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो तुम देखो उसका जो 2 पॉइंट था वो यहाँ भी मैच हो रहे हैं, है ना? पॉइंट नंबर 2 क्या था? विथ इलीगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है ना, एक अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड इलीगल ऑब्जेक्ट। फिर वहां भी था कि अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। यहाँ पे भी है लास्ट वाला पॉइंट कि अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। फाइन। और यहाँ पे 3 पॉइंट और क्या है बताऊँ? पहला तो अग्रीमेंट था, अपने 6 पॉइंट में बात किया ना। पहला तो अग्रीमेंट था, दूसरा क्या था? कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी के अंदर 3 पॉइंट था। क्या क्या था? एक तो मेजर था, दूसरा साउंड माइंड था, एंड तीसरा नॉट इनकॉम्पिटेंट अंडर अदर लॉ। राइट, कोई दूसरा लॉ में इनकॉम्पिटेंट नहीं है। फाइन। और क्या पॉइंट्स था बताओ? कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड हो गया, अग्रीमेंट हो गया, कॉम्पिटेंसी हो गया। और बताओ? प्री कॉन्स्टेंट, ठीक है। प्री कॉन्स्टेंट में 5 पॉइंट था। क्या क्या था? फ्रॉड, उसके बाद कोर्शन, मिस्टेक, एंड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन। फाइन। ओके। तो ये तुम्हारा 6 पॉइंट था। किसका था 6 पॉइंट? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अभी 5 पॉइंट और हैं। इस पॉइंट नंबर 7 इफेक्टिवली अपने बात करी थी। तो पॉइंट नंबर 7 क्या है कि देयर हैज टू बी 2 पार्टी। अगर 2 लोग होगा तो ही अग्रीमेंट बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना? अगर 2 लोग नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। पक्का बात है। 2 इंसान होना जरूरी है क्यों? 2 इंसान होना जरूरी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग जानवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, एंटिटी भी तो हो सकते हैं। राइट, एंटिटी भी हो सकते हैं। फाइन। सो अभी नाउ देयर अ केस लॉ वर्सेस, जो फर्स्ट केस लॉ, आईसीए का लॉ का दिस फर्स्ट केस लॉ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी। ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी। किसी भी केस लॉ में जब केस लॉ का नाम लिखा हुआ रहता है तो वहां पे जो पहला आदमी होता है वो दुखी आदमी होता है, उसको अपने बोलते हैं प्लेंटिफ। किसी भी केस लॉ का जो नाम लिखा हुआ रहता है उसमें पहला जो आदमी है वो होता है प्लेंटिफ, जो केस फाइल करता है। राइट। एंड दूसरा आदमी खुद को बचाता है, उसको अपने बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही केस लॉ में ना प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट चेंज होता रहे। कैसे बताऊं? मानो ए ने बी पे केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, ए जीत गया। अब बी ने हाई कोर्ट में जाके अपील की तो वो बी वर्सेस ए हो जाएगा फिर। ठीक है, उसमें बी जीत गया, फिर ए ने बी पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया तो वो ए वर्सेस बी हो जाएगा।
राइट। तो एक ही सीरीज ऑफ केस में ऐसा हो सकता है कि प्लेंटिफोर डिफेंडेंट चेंज होता रहे। फाइन। सो ये तुम्हारा केस लो है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसन कंपनी। इसमें क्या हुआ था, रमनलाल एसन कंपनी, यार ये पार्टनरशिप फर्म कैसे, तो कंपनी होना चाहिए, कंपनी लिखा हुआ है। कंपनी और फर्म में फर्क क्या होता है पता है कुछ भी? अच्छा ये पता है पार्टनरशिप फर्म में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में, कंपनी में क्या क्या फर्क होता है, कुछ भी आइडिया है? बढ़िया। एक बार लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भूल जाए तो वैसे क्या फर्क पड़ता है? ओके, सी, जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होता है उसमें एक ही आदमी करता धरता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो जो क्रेडिटर्स है वो घर में आके बैठ सकते हैं, ठीक है? तो ये सुन के थोड़ा स्कैरी नहीं लग रहा सिचुएशन कि तुम एकदम धंधा करने गए ना तन मन धन से पूरा जी जान लगा के, बट धंधा है तो नुकसान हो ही सकता, धंधा में रिस्क है। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो बाजार वाले लोग घर में आके बैठ जाएंगे, दिक्कत है, राइट? तो इसीलिए 1% कंपनी आया। 1% कंपनी में क्या है, तुम अकेला आदमी धंधा करो एंड नुकसान हुआ तो कोई तुम्हारे घर में नहीं आ सकता। तो तुम्हारा पर्सनल एसेट अलग है, बिजनेस एसेट अलग है। तो वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है? तो ये था तुम्हारा सोल प्रोप्राइटर और 1% कंपनी। फिर आता है तुम्हारा पार्टनरशिप एंड एलएलपी। पार्टनरशिप मतलब कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो जब कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे अगेन सेम सिचुएशन, अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो सामने वाला घर में आके बैठ सकते हैं। किसके घर में आके बैठ सकते हैं? सबके घर में आके बैठ सकते हैं, ठीक है? सारे पार्टनर्स के घर में आके बैठ सकते हैं, एक दिन इसके घर में एक दिन उसके घर में, है ना, चेंज वेंज करके। एलएलपी में क्या है कि अगेंस्ट जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, वहाँ पे अगर तुम्हारा बिजनेस में लॉस हुआ तो जिसको पैसा लेना है वो तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता। फिर जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, कंपनी में क्या है, कंपनी में एक जन, दो जन, चार जन मालिक नहीं होता, कंपनी में पब्लिक ओनर होता है, ठीक है? तो कंपनी में कॉन्सेप्ट क्या था कि अपने धंधा करेंगे, पैसा बाजार से उठाएंगे। हम लोग गुरु मूवी देखें, एक बार देख लेना, अच्छा मूवी है, राइट? देयर आर समथिंग यू शुड वॉच, जैसे गुरु हो गया, स्कैम 92 हो गया, वो देखा हुआ है, फाइन। तो कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी का जो ओनर है बहुत सारे लोग होते हैं एंड उनके बिहाफ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, दिस इज आवर कंपनी फंक्शन। तो ये देखो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म मतलब कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनमें काम ओनर कौन है? जो पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म में या सोल प्रोप्राइटरशिप में जो धंधा कर रहे हैं, जो ओनर है और जो एंटिटी है, उनके बीच में कोई फर्क नहीं है, दे आर सेम, राइट? जैसे मानो तिवारी ब्रदर्स का तुम लोग नाम सुने हो, ठीक है? मैं एक बार अज्यूम कर रहा हूँ कि तिवारी ब्रदर मान लो एक बार के लिए सोल प्रोवाइडर है, तो जो तिवारी ब्रदर है एंड जो मिस्टर तिवारी है उसके ओनर है, उनमें कोई फर्क नहीं है, दे आर सेम, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप काम करते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो रमन लाल एसन कंपनी है, इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार धंधा वंधा बंद करते हैं, सामान वामान उठा के अपने चलते हैं घर। ओके, कर सकते हैं ऐसा, इसको बोलते हैं डिजोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व करना मतलब धंधा बंद करना, आपस में बंटवारा कर लिया, पैसा वैसा लिया, घर में मस्त चादर ओढ़ के टीवी देखो, ठीक है? तो अगर तुम्हारा दुकान है, दो जन मिलके तुम लोग बिजनेस कर रहे हैं, है ना? तो तुम लोग दो जन मिलके गिरीश पार्क में दुकान खोला कि चलो मोमो बना के बेचते हैं। अब 2 महीना के बाद लगा यार मोमो अगर कोई खा नहीं रहा तो अपने दुकान बंद करते हैं। तो तुम लोग डिसाइड किया यार एक काम कर, ये वाला जो इक्विपमेंट है वो तुम अपने घर ले जा, ये वाला इक्विपमेंट हम अपने घर ले जाते हैं। तो उसमें आकर तुमको मोदी जी बोले कि भाई देखो ये इक्विपमेंट तुम अपने घर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो मोमो का दुकान है ये तुमको ये इक्विपमेंट बेच रहा है, तो इस पर तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा।
तो तुम क्या बोलोगे, पागल पागल हो गए, मेरा ही तो इक्विपमेंट है, हम खुद को कैसे बेच सकते हैं, राइट। तो यही वाला सिचुएशन यहाँ पे हुआ था कि रमन लाल एसेट कंपनी पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हुआ, उसने धंधा बंद किया। तो धंधा बंद किया तो फर्म का जो भी एसेट था, मानो किसी के पास ऑफिस गया, किसी के पास कोई ज़मीन गया, राइट। तो सेल्टेक्स वालों ने बोला कि ये जो डिजोल्यूशन पे एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है फर्म से पार्टनर के बीच में, ये एक सेल ट्रांजैक्शन है और इस पर सेल टैक्स देना पड़ेगा। वो लोग बोले कि भाई आप लोग का माथा खराब है क्या, ये तो मेरा ही सामान है, हम लोग आपस में बांट रहे हैं, इस पर कैसा सेल टैक्स देना होगा। दिस इज सेम लाइक कि कोई परिवार का अगर बंटवारा हो रहा है और उस पर आगे बोले जीएसटी देना पड़ेगा, तो अब आदमी बंटवारा भी नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहले सेल टैक्स था, अभी जीएसटी है ना। तो ये केस फिर कोर्ट के पास गया, तो कोर्ट ने बोला कि भाई रमन लाल एसेट कंपनी और उसके जो पार्टनर्स है वो अलग अलग नहीं है, दे आर सेम। तो वो लोग अगर आपस में बंटवारा कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेल टैक्स लगाने का सवाल नहीं उठता। गेटिंग इट। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट नंबर 7 था कि 2 जन तो होने चाहिए, 2 जन होंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एसेट कंपनी। पॉइंट नंबर 2 कहीं तो पड़ा हुआ लग रहा है, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे तो मार्क्स वाला केस है, वाल्फो वर्सेस वाल्फो, केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या था, रमन लाल, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एसेट कंपनी। वाल्फर एंड वॉल्फर में क्या है, वापस से एक हस्बैंड वाइफ है, अपने एक हस्बैंड वाइफ के साथ पहले भी डील किए थे, राघव रागिनी, याद है, प्रमोशन मंदिर है ना। तो वाल्फर वाल्फर में क्या हुआ कि जो हस्बैंड है वो, उसको ना कहीं बाहर में जॉब वो मिल गया, कोई काम करने वो बाहर गया, अच्छा बात है, जा सकते हैं, राइट। तो उसकी जो धर्म पत्नी है उसने बोला कि भाई आप बाहर जाओ, कोई पंगा वाला बात नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ हर महीना पैसा देते रहना। पैसा क्यों देते रहना, घर खर्चा का तो पैसा वैसा लगेगा, बच्चा का स्कूल स्कूल फीस राइट देना होगा, राइट। तो बोला कि ठीक है तुम चिंता मत करो, हम तुमको हर महीना कुछ भेजता रहेगा, फाइन। तो थोड़ा टाइम तो वो पैसा दिया, उसके बाद वो पैसा देना बंद कर दिया। तो मैडम गई कोर्ट के पास, राइट। तो फिर कोर्ट में शी सेड कि मेरे को ये पैसा नहीं दे रहे हैं, एंड वी अग्रीड कि ये जब बाहर जाएगा तो मेरा बात हुआ था कि हर महीना मेरे को पैसा देगा। दिस इज द सिचुएशन, राइट। अब बताओ तुम क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई तुम्हारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज सोशल एंड डोमेस्टिक अग्रीमेंट, सिंस देयर इज नो लीगल इंटेंट, तो यहाँ पे पैसा नहीं देना, ठीक है। अब इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस है जो अपने बाद में पढ़ेंगे, बट जो वॉल्फर एंड वॉल्फर वाला केस है उसमें डिसाइड हुआ था कि भाई वो बाहर गया, काम वाम कर रहा है, वो तुमको बोला पैसा दे देगा, लेकिन अगर वो पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे देयर इज नो लीगल इंटेंट, अभी यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता। क्लियर है सिचुएशन। पॉइंट नंबर 3, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड। तो अदर फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसी दूसरे एक्ट में कवर हो रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन एक्ट, राइट। लेकिन अगर मानो कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कहाँ पे कवर होगा, इंश्योरेंस एक्ट में कवर होगा, ठीक है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर होगा। अलग अलग एक्ट है अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अपने आज शुरू में बात किए थे कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, एंड आंखों से भी कर सकते हैं, मतलब भाई बॉडी गेस्चर्स, फाइन। लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो रिटन होना चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर वर्बल है तो वो तुम्हारा वैलिड नहीं है। क्यों, ऐसा इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ है। तो तुम बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ बोलता है, इंश्योरेंस एक्ट कुछ बोलता है। तो इंश्योरेंस एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए इंश्योरेंस एक्ट लगेगा, और जहां इंश्योरेंस एक्ट लगेगा वहां कोई दूसरा एक्ट नहीं लगेगा।
ऐसा एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। फाइन। तो कोई भी इंश्योरेंस एक्ट है वो रिटन होना चाहिए। अब अगर अपने कोई इंश्योरेंस एक्ट किसी के इंश्योरेंस का अपने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ एंटर किए, मतलब सामने वाला तुमको बोला कि तुम मेरे को हर महीना 1,000 रुपया दो, अगर तुमको कभी कोई मेडिकल खर्चा का दरकार पड़ा तो आई विल पे यू। वर्बल एग्रीमेंट था, तुम उसको हर महीना पैसा दे रहे थे। फाइनली तुम कभी बीमार पड़े तो क्या हुआ, सामने वाला पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब रिटर्न हो। अब जो तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अलग से रजिस्ट्री कराना होता है, उसको स्टाम्प ड्यूटी लगवाना होता है, राइट। तो अगर अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे प्रॉपर्टी का तो वो वैलिड ट्रांसफर नहीं है। तो अगर किसी दूसरे एक्ट में कोई एडिशनल फॉर्मेलिटीज है जो कि अपने को कंप्लाई करना होगा और अपने नहीं किए तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा वैलिड नहीं है। क्लियर? क्योंकि वो एक्ट उसी तरीके से वर्क करते हैं। देन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है? तुम लोग कभी साड़ी लेने गए हो मम्मी के साथ? साड़ी 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 या फिर सूट या कुर्ती? नहीं। एक बार जाना, कहाँ पे जाना, या तो पार्क स्ट्रीट जाना या फिर राम मंदिर जाना या सत्यनारायण पार्क जाना, ठीक है। तो तुम देख लेना ऐसा होगा, तुम जैसे ही जाओगे तो दुकान वाला, भाभी जी बहुत दिन बाद है, डाइट वाइट करे क्या, बहुत पतले लग रहे हैं आज तो आप। मम्मी खुश ना, पहली जाती स्लिम बोल दिया, और क्या चाहिए। फिर वो तुरंत बोलेगा कि भाई साड़ी वाड़ी छोड़ो, पहले भाभी जी के लिए अच्छा वाला चाय नाश्ता लेकर आओ, ठीक है, ये वाला काम हो गया। उसके बाद फिर वो साड़ी दिखाना शुरू करेगा, है ना, मम्मी को पसंद आना नहीं है तो फिर बोलेगा यार अंदर से वो स्पेशल वाला एक ही पीस बचा है ना, वो निकाल के लो। फिर मम्मी बोलेगी इसका रेट क्या है, तो बोले रेट वेट छोड़ो ना, आपके लिए तो बेस्ट रेट लगा देगा। आपको रेट का आप क्या बात करें, इतना साल से काम हो रहा है आपके साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही वो बोला ना आपको बेस्ट रेट लगा देगा, तो बेस्ट क्या होता है, बेस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो जो चीज़ डिफाइंड नहीं है वहाँ पे मतलब क्लियर नहीं है, और अगर मतलब क्लियर नहीं है तो अपने बोलते हैं मीनिंग इज नॉट सर्टेन। एंड इफ मीनिंग इज नॉट सर्टेन, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब तुम्हारा जो कंसिडरेशन है या जिस चीज को अपने बेच रहे हैं वो एकदम क्लियरली स्पेसिफाइड है, राइट। अगर वहां पे क्लैरिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अभी विकी कौशल वाला गाना याद ही होगा तुम लोगों, तेरे वास्ते याद है, चांद सितारे, है ना। तो वो ला सकता है क्या चांद सितारा, बताओ? नहीं, है ना। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जहाँ पे हमें बकवास करते हैं कि चांद लाएगा या सितारा लाएगा या ताजमहल तुम्हारे नाम कर देगा, है ना, तो ये सारा पॉसिबल ही नहीं है करना। तो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है करना वहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, राइट। तो तुम लोग को याद होगा शाका लाका बूम बूम वाला पेंसिल, याद है? डोरेमोन के पास भी तो कुछ था ना वैसा कुछ। मेरा डोरेमोन देखा हुआ नहीं, देखना होगा, ठीक है। सो वैसे ही वो चिराग वाला था अलादीन के पास, है ना, वो सारा चीज। तो ये सारा चीज ना करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज करना पॉसिबल ही नहीं है वहां पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा वैलिड नहीं है। परफेक्ट, फाइन। सो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है बताऊं। द फर्स्ट वन इज देयर इज टू पार्टी। केस लॉ का नाम बताऊं, रमन लाल एस एन कामनी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। देन इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, केस लॉ था एक का वाल्फर वर्सेस वाल्फम। नंबर 3, अदर फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लाइड, इसमें अपने एग्जांपल डिस्कस किया था इंश्योरेंस का और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, फाइन। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई बताएगा 11 पॉइंट, याद है किसी को? 11 पॉइंट उड़न, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 11 पॉइंट, सेक्शन 10 का 6 और बाकी 5, याद है किसी को? पहला अग्रीमेंट, ठीक है,
दूसरा कैपेसिटी, कैपेसिटी में भी तीन था, एक था मेजर, दूसरा साउंड माइंड, तीसरा नॉट इनकॉम्पिटेंट अंडर अदर लॉ। ठीक है, तो पहला तो हो गया अग्रीमेंट, दूसरा हो गया कैपेसिटी, तीसरा क्या हो गया प्री कॉन्स्टेंट। प्री कॉन्स्टेंट में 5 पॉइंट था, राइट, क्या क्या था, फ्रॉड, कोर्सन, एंटी इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4 अनलॉफुल कंसिडरेशन, पॉइंट नंबर 5 इलीगल ऑब्जेक्ट, एंड पॉइंट नंबर 6 नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये 6 पॉइंट था। 5 पॉइंट अलग से क्या था, टू पार्टीज, फिर नो इंटेंट टू क्रिएट इलीगल रिलेशन, ये 2 हो गया, फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, फाइन, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ओके, एक और अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड, है ना। यहाँ क्या बोले, डोरेमन के पास मैजिक पेंसिल, लर्निंग वाला ब्रेड एंड वो आंसर बोलने वाला चश्मा भी था। सही है। तो देखो दी जाता है 11 पॉइंट्स, है ना। अग्रीमेंट, कैपेसिटी, फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, टू पार्टी, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, अदर फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एंड लास्ट वन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यार बताओ अग्रीमेंट क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी। कौन से अग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल नहीं है, अग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सेबल, 3 था ना उसमें, क्या था, नो इंटेंट, नो इंटेंट टू क्रिएट इलीगल रिलेशन, दूसरा इलीगल ऑब्जेक्ट, और तीसरा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ड। फिर कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट का डिफरेंस था, उसमें 4 पॉइंट था। पॉइंट नंबर 1 क्या था, अग्रीमेंट इक्वल टू इन्विटेशन टू ऑफर और एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या था, दूसरा था अग्रीमेंट हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज लीगल ऑब्लिगेशन। पॉइंट नंबर 3 ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 4 अग्रीमेंट इज वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो टर्म। फिर अपने वेन डायग्राम बनाए थे, उसमें अंदर में क्या था कॉन्ट्रैक्ट और बाहर में क्या था अग्रीमेंट। ठीक है, देन वी डिस्कस एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 11 पॉइंट है। सेक्शन 10 में 6, बाकी 5। सेक्शन 10 का पॉइंट नंबर 1 क्या था, अग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 2 कैपेसिटी। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 लॉफुल कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 6 नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। बाकी 5 पॉइंट का पहला पॉइंट क्या था, टू पार्टी। पॉइंट नंबर 2 इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन या फिर नो इंटेंट टू क्रिएट इलीगल रिलेशन। पॉइंट नंबर 3 अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड, इंश्योरेंस वाला, एनुअल प्रॉपर्टी वाला। पॉइंट नंबर 4 सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, लास्ट वन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। याद है मर्ज वाला। अब तुम लोगों को शिद्दत से क्या करना है, घर जाना है, पहले तो नोट डाउन करना है इसको, देन तुम लोग को 15 से 20 मिनट लगेगा खाली वापस से चीज़ों को याद करना है। ठीक है, ये 2 काम कर लेना और कुछ भी नहीं करना लॉ को लेके। चले, चलो बाय।